बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ आपका हो चुका है। अच्छा या बुरा आगाज़ तो हो चुका है। कोशिश करें, वो जैसे कहते हैं ना कि आगाज़ तो करना ही है, तो कोशिश करें अच्छा कर लें, अच्छे से कर लें। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। खैर बहुत सारी रहमतें और बरकतें भी इस दिन से मौसूम है, तो आपके लिए दुआ है कि वो सारी रहमतें और बरकतें जुमे के हवाले से आप तक पहुँचें। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जारी है क्राइस्ट चर्च के अंदर। वी नो कि आज इस सिलसिले का मैच खेला जा रहा है जो कि T20 सीरीज़ खेली जा रही है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। ये मैच है। ताज़ा तरीन अपडेट जो आ रही है वो ये कि पाकिस्तान की 29 रन पे पहली विकेट गिर गई है, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड ने खेलते हुए 163 रन बनाए थे और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। बाबर आजम 15 रन बनाकर आउट हो गए हैं। पहली विकेट गिरी है पाकिस्तान की, 29 पर 1 आउट है और जो 164 का टारगेट मिला था न्यूजीलैंड का 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान को अब हदफ के लिए 164 रन रिक्वायर्ड होंगे। और कुछ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले क्रीज पर थे, बाबर आउट हो चुके हैं और अब जो सूरत हाल है मैच की वो हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। 135 रन रिक्वायर्ड है जी 94 बॉल्स के ऊपर। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है मैच और 9 विकेटें भी बाकी हैं। रिजवान मौजूद हैं, सो वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान आज का मैच भी जीते। इससे पहले आपको मालूम है 1-1 से चल रहा है, यानी कि पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा न्यूजीलैंड जीता। आज इस सिलसिले का, इस सीरीज़ का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च पे ये तीसरा मैच है और रिजवान को ओबियसली आज फिर एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलना होगी ताकि पाकिस्तान इस मैच को जीत सके। दूसरी जानिब हम विमेन क्रिकेट टीम की बात कैसे नहीं कर सकते भाई। आपको मालूम है हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है वो बांग्लादेश में मौजूद है और वो एशिया कप खेलने के लिए गई है। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमारी विमेन क्रिकेट टीम की रही है। दे डिफीटेड बांग्लादेश, दे डिफीटेड इंडिया और फिर उसके बाद श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराते हराते रह गई हमारी खवातीन। एक रन से रह गई। एक रन, वो एक रन जो मुकम्मल नहीं हो पाया, आखिरी गेंद पे रन आउट हो गई और उस वजह से पाकिस्तान की टीम नहीं जीती। लेकिन वो कहते हैं ना, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। क्या बात है। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हम जाने से पहले एशिया कप पे ये जब विमेन क्रिकेट टीम जा रही थी तो हम होप यही कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी विमेन क्रिकेट टीम की। लेकिन एशिया कप के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और सबसे बढ़कर इन्होंने इंडिया को हरा दिया। तो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल या फाइनल तो उस वक्त ही जीत गए जब इंडियन टीम को हरा दिया। लेकिन स्टिल कल बड़ा जो कह लें आसाब शिकन किस्म का मुकाबला था, जिसमें खवातीन ने बड़ी हिम्मत और जान मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 रन से वो मैच नहीं जीत सके। 1 रन से। खैर चलें जी, कोई नहीं। लेकिन गर्ल्स वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ज़बरदस्त खेले आप और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर आप मजीद अच्छा परफॉर्म करेंगे, मजीद आप इम्प्रूव करेंगे अपनी क्रिकेट को। एंड ग्रिड में फनी खराबी हुई जिसमें ओवरऑल कराची पूरा तारीकियों में डूब गया। लेकिन उसके बाद शहर कायद के कई इलाकों में तो बिजली बहाल ना हो सकी। उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट मुल्क के दूसरे शहरों में भी आया, लाहौर के अंदर भी, दीगर इलाकों में भी। और बिजली क्रैकडाउन की जो तहकीकात है इसके लिए NTDC लाहौर के मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है, जो 4 दिन में वाक़े में जो मुलव्विस अफराद हैं और इनकी वजूहात का तयन करेगी। वजूहात का तयन होगा पूरे पाकिस्तान की, बल्कि मोर देन आई थिंक 40-50% पाकिस्तान रात को अंधेरों में डूबा हुआ था। और हम तो ये सोच रहे थे कि इस मौके पर जो लोगों ने जनरेटर्स चलाए या जिस तरीके से ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ज़रिए लोग बिजली अभी तक भी ले रहे हैं, हम आपको बताएं, तो उससे जो हमने ओवरऑल फ़िज़ा को ख़राब किया, हमने ओवरऑल जो फ्यूल के एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ाए और ये सारी सूरत हाल जो हमने की, फ्यूल्स का इस्तेमाल जो उससे भी बड़ा नुकसान होता है। और जहाँ हम क्लाइमेट की बात करें, एटमॉस्फेयर में जो आलूदगी है, पॉल्यूशन है, वो भी फैक्टर है। क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी अगर इस ब्रेकडाउन की वजह से इम्पैक्ट आया उस पर, और एक शहर के बाद उसके बाद दीगर शहरों में भी आया और वक्तन फवक्तन पूरी रात मेरे ख्याल से लाहौर में भी जी, लाहौर में भी आंख में चोली जारी रही। बल्कि अब सुबह भी जब मैं आ रहा था घर से तो बिजली वहाँ पे चली गई थी। और 4.5 करोड़ तकरीबन लोग रहते हैं कराची में, इसकी आबादी है। और वहाँ पे अगर बिजली बिल्कुल बंद हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ये कैन जस्ट सिंपली इमेजिन की सूरत हाल क्या होगी। आई थिंक बहुत बड़ी नाअहली है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और जिसके भी ऊपर है इसका मलबा, जिसके ऊपर भी जाता है, जिम्मेदारी जिस पे भी जाती है, उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक पूरा मुल्क और उसका सबसे बड़ा शहर जिसकी आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है, वो पूरा स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद अभी तक पता नहीं चल रहा कि इसकी वजूहात क्या थी। सो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट और सिलसिला अफसोस की बात हुई है कि अभी भी जारी है, अभी भी चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं।
यस और इसके हवाले से मजीद हम कोशिश करेंगे, जो भी अपडेट हैं जो तहकीकात के लिए बनाई गई है एज यूजुअल, इस कमेटी का क्या रिजल्ट आएगा ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। सियासत है और रियासत है। सियासत ज़्यादा है, रियासत कम है। मफादात की मद में हम अगर बात करें, इस वक्त ये महाजराई जो सियासी तौर पे जारी है, ऐसा लगता है फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। इमरान खान हर सूरत लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और उनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे, चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हलफ ले रहे हैं, अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कभी भी हकीकी आज़ादी के लिए, जलसों के लिए मैं कॉल दे सकता हूँ और आपको मेरे साथ तैयार होना होगा। और ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है जो आप लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं और कल इमरान खान साहब ने कहा कि इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी इलेक्शन, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला करेगा ये इंतखाब। बिल्कुल 2 दिन बाकी हैं ज़िमनी इलेक्शन में। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों पर इलेक्शन हो रहा है। इस सिलसिले में भरपूर इंतखाबी मुहिम भी इमरान खान साहब चला रहे हैं और आज वो कराची में जलसा करने जा रहे हैं। साथ साथ जी वो अपने कारकुनों को हिदायत कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से पाकिस्तान के मुस्तकबल का फैसला होगा, इसलिए इसे जहाद समझ कर लड़ना है, चोरों और डाकुओं को शिकस्त देनी है। दूसरी जानिब हुकूमत भी काउंटर हिकमत अमली का जो कह लें स्ट्रैटेजी के साथ सामने आ रही है। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तमाम एहतजाज और जलसों की कॉल देकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब और पीटीआई क़यादत पर मुकदमात बनाने का सिलसिला है वो भी जारी है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इमरान खान साहब बार बार ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल, कल आजम सवाती गिरफ्तार हुए, उससे पहले शहबाज गिल गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने कल जलसे में कहा कि जैसे शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया था, आजम सवाती पर भी तशद्दुद किया गया। कल उन्होंने ये भी शुरका को बताया। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल आपके सामने है, किधर जाता देख रहे हैं सारे मामले को गुल साहब? देखिए, अभी सबसे पहले सलाम आप सबको। मैं आपका इब्तदाइया सुन रहा था बिजली के हवाले से जी, तो मैं सोच रहा था कि दुनिया नए नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरे छोटे छोटे मुल्क, कोई मरीख पे जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्क बना रहा है। हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो बना रहे हैं। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। यानी आप देखिए कि इस मुल्क पे किस किस्म की सोच मुसल्लत है कि जहाँ पे पिछले 5 बरसों के दौरान 3 बड़े ब्रेकडाउन हो चुके हैं बिजली के। यानी और ये ब्रेकडाउन उस निज़ाम के तहत हुए हैं जिसकी सरबराही जनरल मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और साथ साथ उनके शौकत अजीज साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे। इन सब ने इस निज़ाम की सरबराही की हुई है। लेकिन आज भी अगर आप इसका निचोड़ देख लें तो एक साहब कहते हैं ए को बुरा कह रहे हैं, बी सी को बुरा कह रहे हैं, डी ए को बुरा कह रहा है। इन्होंने हमें शख्सियात के झगड़ों के चक्कर में फंसा के जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं उससे बिल्कुल पहलूतही की हुई है। उसकी वजह से आप देखिए कि आपको मालूम है 2016 में एक पेट्रोल का बहरान भी आया था, फिर 2021 में एक और बहरान आया जो कोरोना के बाद की सूरत हाल थी। तो उसमें जो हमारे निज़ाम है दे आर ब्रेकिंग डाउन और बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे मनपसंद अफराद की तैनातियाँ हैं, कोई तवील मनसूबाबंदी नहीं है और उसका खुमियाजा आम आवाम। यानी आप देखिए कि हमारा प्राइम टाइम कितना इन शख्सियात की नजर हो कि किसने क्या कहा। 80-90% बातें यही हो रही हैं जी। और अगर इमरान खान ने गलत कोई बात की थी, वो कोई गलत उनका मौकिफ है, तो उसको बहाना बनाया जाता है अपने गलत मौकिफ, अपने गलत हिकमत अमली को बाजाबाज बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो ये तो मेरा हो गया इब्तिदाइया। लेकिन जहां तक वो आपने बात की कि सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, तो जनाब इस वक्त तो पाकिस्तान एक अखाड़ा बना हुआ है जी।
एक पहलवान एक तरफ हैं, बाकी 11-12 बड़े पहलवान दूसरी तरफ हैं, और वो एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेफरी कौन है क्योंकि इसमें, गुल साहब? रेफरी कौन? रेफरी तो आप सबको मालूम है कौन है। जो कहते अवाम हैं की कि तरफ हम इशारा है न्यूट्रल, आपका? अवाम जो है? कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अच्छा, जो जिनका इशारा बिलवास्ता तौर पे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमने खुद को सियासत से अलहदा कर दिया है, वो अभी भी रेफरी हैं। वो माने ना माने, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि एक बड़ा इदारा है, और उसकी देखे ना, कामरान टिसोरी साहब को अगर गवर्नर लगाया जा सकता है कराची में के हालात में, मैंने पाकिस्तान को हमने एक मजाक बना के रख दिया है। और उसका अंदाजा इससे लगा लें कि एक साबिक वजीर आजम में 5-6 महीने पहले तक उसको सलूट मारते थे सब, आज उसके खिलाफ 4 दर्जन मुकदमे बने हुए हैं, कोई दहशतगर्दी का, कोई तौहीन अदालत का, कोई अच्छा। एक कल आपने अगर शायद सुना ही होगा, कल आई थिंक परसों की थी, शेख रशीद साहब की परसों की स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो मैं भी थक गया हूँ इमरान खान, तारीख दे दो। तारीख नहीं दे रहे इमरान खान, और मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि कभी भी कहीं पे भी अपनी जो भी उनकी टाइगर फोर्स है, नौजवान है, उनको मुसलसल ये कहते नजर आते हैं कि मैं कभी भी कॉल दे सकता हूं। लेकिन कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब, इस इलेक्शन से जो 2 दिन बाद आने वाला है। गुल साहब, एक तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये इलेक्शन लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए और लॉन्ग मार्च की सिग्निफिकेंस को देखते हुए या उसको तगड़ा करने के लिए ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ज़िमनी जो आ रहा है आपके ख्याल में? देखिए, शेख रशीद साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, और इससे अंदाजा, और उनका अंदाजा इससे लगाइए कि उनकी सिर्फ एक सीट है, हमेशा से वो एक ही सीट रही है। उसके बावजूद हर टॉक शो में, हर टीवी डिबेट में उन्हीं का जिक्र आता है, उन्हीं का हवाला दिया जाता है। उससे कते नजर मेरा ख्याल है कि शेख रशीद और इमरान खान में बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान इस वक्त कौम की बहुत बड़ी तादाद है उनके साथ है, उनको उन्होंने मुतासिर किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो खुद को टाइम करना चाह रहे थे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। यानी मैं, आप, शेख रशीद जैसे बेशुमार लोग हैं, हम तो कहते हैं उसको ये करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी अपनी और तरजीहात हैं, उनका और नुक्ता नज़र है, वो एक बड़े दूसरे बुलंद पेडिस्टल पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे नजर रखनी होगी मेरा ख्याल है। तो उस वजह से उन्होंने यकीनन ये सोचा होगा कि पहले ज़िमनी इंतखाबात हो लेने दें, इसमें देखें कि हम पीटीआई को क्या रिस्पांस मिलती है आवाम की तरफ से, और उसके बाद फिर आप अगले मरहले का ऐलान करेंगे। तो इसलिए अब इनके जो आसपास के रहनुमा हैं वो परेशान होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो भी पार्टी चेयरमैन होता है उसको मार्जिन मिलना तो चाहिए। अगर रिजल्ट बरक्स आता इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशन के, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी मकबूलियत को लेकर, अगर नतीजा उसके बरक्स आता है तो आपके ख्याल में कोई इसकी शक्ल पे असर पड़ सकता है, या तारीख पे भी, वक्त पे भी, लॉन्ग मार्च? जाहिर है जी, अगर तवक्कुआत के बरक्स नताइज आते हैं तो उसमें उनको फिर नई हिकमत अमली से सामने आना पड़ेगा, और नई हिकमत अमली यही है कि अवामी दबाव के जरिए आप मौजूदा हुकूमत को अपसेट करने की कोशिश करें, नए इंतखाबात की, जो जनरल इंतखाबात है उसकी तारीख हासिल करने की कोशिश करें। तो देखिए, इस वक्त एक शतरंज की बिसात है पाकिस्तान, उस पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब अकेले। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब आपने भी मेंशन किया कि मुकदमात बन रहे हैं तहरीक इंसाफ के, कई अब सीनियर क़यादत के ऊपर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जो दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत को देखें तो किसी न किसी शक्ल में इनके ऊपर जो केसेस थे उनको रिलीफ मिल रहा है उन केसेस से, और हम सबके सामने हैं। अब तो ये जो मुकदमात इमरान खान साहब पे या तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हो रहे हैं, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में इनकी जो सियासत है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इस पे असरअंदाज तो इस अंदाज में होते हैं ये मुकदमे कि आपको हर रोज, हर दूसरे रोज 2-2, 3-3 पेशियां अदालत में भुगतनी पड़ती है, और इसका मतलब है कि जो का वक्त आप आवाम के साथ राब्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको अदालत में कई घंटे सर्व करने पड़ रहे हैं। तो लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि अदालतें काफी हद तक उनका और नुक्ता नजर है, और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में जो इंतजामिया है उसका और नुक्ता नजर है। एक बात वैसे बड़े मजे की है कि इमरान खान ने धमकी दे दी लॉन्ग मार्च की या करने की,
उसके नतीजे में इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वजारत दाखिला के साथ मिलकर 650 के करीब हमें बताया गया कंटेनर सीज कर लिए हैं। यानी ये वो कारोबारी मकासद के लिए, कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स होते हैं। तो हमने हिसाब लगाया कि अगर इसकी औसत रोजाना का किराया भी निकाल लें जी। तो कोई औसत किराया, क्योंकि इसमें 40 फुट का भी कंटेनर होता है, 20 फुट का भी होता है, किसी का 25,000 किराया, किसी का 40,000 किराया, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से पाकिस्तान के अवाम किराए की मद में, कंटेनर के किराए की मद में दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक कारोबार बन गया इस्लामाबाद की इंतजामिया, पुलिस के लिए। गुल साहब, वो जो कंटेनर्स है ना, आप यकीन मानिए, आप भी उस इलाके के आसपास ही रहते हैं, मुझे मालूम है, तो वो कंटेनर्स तो अब पहचान बन गई उस इलाके की। मुझे लगता है वो रोड पे कम और वहां पे ज्यादा नजर आते हैं मुख्तलिफ। जी बिल्कुल, और उन्होंने इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ दिया, बना परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं वहां पर के, मतलब वहां पे लगता है शहर का हिस्सा ही है, उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए रखे गए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के, आपने अर्ली मॉर्निंग में ज्वाइन किया। गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क की सियासत पर तबसरा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेटली सियासत तो चल रही है, लेकिन कुछ पर्सनल अटैक्स भी चलते रहते हैं। जी बिल्कुल, पर्सनल अटैक चलते रहते हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, चाहे किसी पर भी हो। लेकिन कल फिर वजीर खजाना इसहाक डार साहब को अमेरिका में कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ गया, उनके साथ फिर बदतमीजी हुई। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो एक शख्स ने इसहाक डार पर जुमले कसे, बुरा भला कहा। वफाकी वजीर खजाना बदतमीजी पर गुस्से में भी आए, लपके भी उस शख्स की तरफ, कुछ लोगों से उनकी तल्ख कलामी भी हुई। यहाँ पे ये वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो सालाना मीटिंग है उस सिलसिले में वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं, और उनका 4 रोज़ा ये दौरा है जिसमें वो अमेरिका में है, और इस पर जो उनके साथ कुछ हामी थे उनकी तरफ से भी और दोनों तरफ से कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आई थिंक पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये सूरत हाल यहाँ तक नहीं पहुँचनी। इससे पहले जुनैद सफदर को भी लंदन के अंदर ही कुछ PTI के कारकुनों ने रोका, जिसका बड़ा बेहतरीन और पोलाइट अंदाज में जुनैद सफदर ने उनको भी काउंटर किया कि जो प्रोटेस्ट है वो आपका राइट है, लेकिन इसको एक जो कह ले पोलाइट वे में करना, इखलाकी हद से नहीं जाना, इखलाकियात में रहकर अगर एहतजाज रजिस्टर कराया जाए तो ये बेहतर रहता है। सो ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सियासत ने बहुत ही गलत किस्म का ट्रेंड सेट किया है, अल्लाह करे ना हो। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करते हैं भाई, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। जब भी इस पे बात होती है हमें बड़ा मज़ा आता है, और ये जानकर और भी मज़ा आता है कि पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रही हैं। इस वक्त हम बात करते हैं दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा की, जिसमें सालाना जीप रैली होती है, और आज से उसका इस साल का 2022 की जो रैली आगाज़ हो रहा है। मुख्तलिफ जो ड्राइवर्स हैं वो रंग बिरंगी अपनी जीप्स के साथ एंड वेल इक्विप्ड व्हीकल्स के साथ सहरा में पहुँच गए हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, और खैमों का एक शहर है जो कि आबाद हो चुका है। रवां साल जो जीप रैली है इसका ट्रैक बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से 10 नामवर मुख्तलिफ जो ड्राइवर्स हैं वो रैली में हिस्सा लेने के लिए स्कर्दू पहुंचे हैं, और इसमें हिस्सा लेने वाली खवातीन भी हैं इस दफ़ा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी हवाले से दो जो परफॉर्मर्स हैं, दो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हस्बैंड और वाइफ है हमारे साथ। साजिदा हसन सादिक साहिबा हैं और सरदार हसन सादिक साहब हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप दोनों? जी बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो आज से ये जीप रैली स्टार्ट हो रही है, आप लोग कितने एक्साइटेड है, और आप लोगों ने पहले भी इस तरह की जीप रैली में पार्टिसिपेट किया है या फर्स्ट टाइम? थोड़ा सा हमें अपना हमारे साथ देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। ये सरफरंगा जीप रैली जो है ये चौथी दफा हो रही है। इससे पहले 3 दफा जो होगी है, तीनों में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, और इस दफा मेरी मिसेस का था दिल के मैं भी इस दफा पार्टिसिपेट करूंगी और रेस करूंगी। क्या बात है, क्या तो मिसेस साहिबा ने कहा और आपने मान लिया, हालांकि उमूमी तौर पे तो थोड़ा मोहतात काम है ये करने वाला। सरदार साहब, मैंने ना मान के जाना कहा था भाई। ये भी अच्छा है। मतलब आपने सेफ प्ले किया, आपने कहा चले साथ कंपनी भी हो जाएगी। साजिद साहिबा, आप कितनी एक्साइटेड है, और आपको क्या सरदार साहब को देखकर शौक हुआ जीप रैली में पार्टिसिपेट करने का, या ऑलरेडी आपको है शौक इस तरह का? इनको देख के ही मुझे हुआ है, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम। पहली दफा मैं कर रही हूँ, और इनकी रैलीज देख के मुझे कुछ इस तरफ आया है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो साजिदा साहिबा, आप ड्राइव करने वाली हैं या सिर्फ मैप लेगी हाथ में और साथ साथ मैप पे गाइड करी होंगी हस्बैंड साहब को? जी, मैं ड्राइव भी करूंगी, और इनके साथ मैं वैसे भी आज हमने देखना है सारा
ट्रैक चेक करना है। अच्छा, एक सवाल जी सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि आप 4 दफा इस रैली में हिस्सा ले चुके हैं। हमारे पास एक जो डेजर्ट जीप रैली होती है वो थल के अंदर होती है, चोलिस्तान में होती है, और दूसरी ये है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। क्या उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं और यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन दोनों में कुछ मुख्तलिफ है गाड़ी चलाना, या दोनों में चूंकि रेत है तो एक जैसी ही गाड़ी को फोर्स चाहिए या स्किल चाहिए? कोई फर्क भी है इसमें दोनों जगहों पे? नहीं जी, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास दुनिया का बुलंद तरीन डेजर्ट अवेलेबल है हमारे मुल्क में, और इसका टेरेन में हमारे पे पथरीला टेरेन भी आता है और डेजर्ट का भी आता है। ये टोटली थल से डिफरेंट है। मेरी चौथी रैली है, 3 दफा जो यहाँ पे की है, तीनों दफा पोडियम हासिल किया है, और मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान की कोई रैली नहीं छोड़ता, गवादर से लेकर स्कर्दू तक, और मेरी सबसे फेवरेट रैली यही है। जबरदस्त, यानी आपको एडवेंचर स्पोर्ट का शौक है। अपनी इस जीप के हवाले से ऑब्वियसली बताइएगा, क्योंकि जब इस तरह की रेसेस में या जीप रैलीज में पार्टिसिपेशन होनी होती है तो आपकी गाड़ी बहुत वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। तो अपनी गाड़ी के हवाले से भी बताइएगा। मैं 2 गाड़ियां लेके आया हूँ जी, क्योंकि आपको स्टैंड बाय और स्पेयर भी रखनी चाहिए जब आप इतनी दूर जाएं। एक मेरे पास फोर्ड F-150 है जिसके ऊपर मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और 2.7 लीटर है, सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में रेस कर रहा हूँ। अच्छा, और वही गाड़ी में भी चलाएंगी। दूसरा ये रैम है डॉज का, ये लाए हैं रैकी के लिए, और खुदा ना खास्ता गाड़ी में कुछ पहले प्रॉब्लम आती है तो फिर इसके ऊपर रेस करेंगे। तो सरदार साहब, ऐसा भी इम्कान है कि बेगम साहिबा अगली दफा जो रैली हो उसमें आपके साथ मुकाबला करी हो दूसरी गाड़ी में? विमेंस कैटेगरी टोटली अलग होती है जी, और मेरे ख्याल में ये बाकी खवातीन के साथ मुकाबला करेंगे, और इसके बाद अगर ये बाकी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। really गाड़ियां। अच्छा, एक बड़ा आम सवाल है, जब मैंने एक तो ये विजुअल्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप अपनी जीप के साथ पीछे खूबसूरत मॉडर्न एरियाज, और हम ये जो रेस के भी विजुअल्स दिखा रहे हैं, आई बिलीव कि लोगों के लिए ट्रीट है अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इस इवेंट को इंटरनेशनली कितना मार्केट करने में हम कामयाब हुए हैं, चूँकि आप 4 साल से इसका हिस्सा हैं, क्या हम कामयाब हुए हैं उस तरीके से, और इसमें कितना पोटेंशियल है हम अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें ऐसे इवेंट्स को लेकर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ एक ड्रॉबैक आया है कि बीच में कोरोना की वजह से गैप आ गया है, वो गैप की वजह से थोड़ा इसका एक्सपोजर कम हुआ है, मगर मेरे ख्याल में अगर ये रेगुलर होती रहेगी तो अगले साल से आप देखेंगे कि पार्टिसिपेंट और ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे, और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वर्क आके रैली कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब जगह उसकी ऑब्वियसली एक पूरा माहौल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ऑब्वियसली जब आपने जिस तरह से बताया कि आप 3 सालों से इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपका, कोई ऐसा ड्राइवर जिसके साथ आपको लगता है कि आपका बड़ा कंपटीशन बहुत टफ होता है, या उसकी जो जीप है या उसकी जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी होती है? देखिए, बात ये कि हम हर ड्राइवर अपनी कैटेगरी में चला रहा होता है, और मेरे ख्याल में अब रैली में इतने लोग ज्यादा एंटर हो चुके हैं और अच्छे ड्राइवर्स आ गए हैं कि कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर आपको अच्छा कंपटीशन नहीं मिलता, और जब अच्छा कंपटीशन मिलता है तो उसी का ज्यादा मजा आता है। ठीक है। तो कितना एक ड्राइवर के लिए विजिलेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है? ऑब्वियसली इट्स अ रैली, और आपने जिस तरह से कहा कि बहुत डिफरेंट तरह के ट्रैक्स होते हैं, पथरीला भी है, स्मूथ भी है, तो और डेजर्ट के अंदर ड्राइव करना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो माइंड में होनी चाहिए एक ड्राइवर के लिए? देखिए, आपको हर रेस के लिए अपनी गाड़ी को डिफरेंट तरीके से तैयार करना पड़ता है, और आपको अपनी ड्राइविंग स्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आपको रॉकी के लिए डिफरेंट चाहिए, आपको सस्पेंशन की सेटिंग्स डिफरेंट करनी पड़ती है हर रेस के लिए। प्रीपेड कैटेगरी में आप ड्यूल शॉक्स कर सकते हैं, और अनलिमिटेड आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो हर रेस के लिए आपको बहुत डिफरेंट तरीके से, इवन हर ट्रैक के लिए आपको टायर प्रेशर डिफरेंट करना पड़ता है, टायर का साइज डिफरेंट करना पड़ता है। तो इस चीज को, हर चीज को मद्देनजर रख के गाड़ियां हम तैयार करते हैं। तो इस मामले में फिर आपका जो मेंटोर या उस्ताद या गाइड है वो क्या इंटरनेट ही है सरदार साहब, या फिर आपने बाकायदा तौर पर कुछ इंटरनेशनल ऐसी रैलीज करने वाले लोगों को फॉलो किया है, या आपने बाकायदा तौर पे इसकी ट्रेनिंग ली है? क्योंकि ये तो बड़ा टेक्निकल काम है जो आप बता रहे हैं। ये 25 साल हो गए जी, अब तो मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मुझे किसी ने क्या गाइड करना है।
रैलीज करते हुए। जब आपके इंटरनेट का और उसका जमाना नहीं था, हम तो तब से कर रहे हैं। ब्रिलियंट। और आपका बेस्ट जज और बेस्ट गाइड जो है वो ट्रैक और आपकी गाड़ी एज इट सेल्फ होते हैं, जिनको आपने जाके दोनों का अपने हिसाब से ट्यून करके अपने हिसाब से उसकी सस्पेंशन करके सेट करना होता है। सही, ठीक। तो साजिद साहिबा, सरदार साहब ने जितनी टेक्निकलिटीज हमें बताई हैं, आपने ये सारी टेक्निकलिटीज समझी हैं? आपको इजी लगा या मुश्किल लग रहा है कि आप एक्साइटमेंट में आपको लग रहा है कि यू कैन डू इट? अभी तो एक्साइटमेंट है जी, आगे देखें क्या होता है। आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर माय फर्स्ट टाइम, तो देखें क्या होता है। अभी नर्वस हैं तो आप? इन्हीं को पता। नर्वस हैं आप साजिद साहिबा? नर्वस हैं आप? थोड़ी सी जी, थोड़ी सी। इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो थोड़ी सी तो नहीं, वी बिलीव कि आपके साथ अगर इतने तगड़े मेंटोर खड़े हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, तो आई बिलीव कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। आपकी ये स्टोरी दोनों आपके कपल की बड़ी इंस्पिरेशनल भी है। एनीथिंग यू लाइक टू से साजिदा साहिबा, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे, एक तो इस इवेंट के हवाले से खास तौर पे मैं कहता हूं कि आपकी तरफ से एक शाउट आउट या एंडोर्समेंट आनी चाहिए, क्योंकि इवेंट बड़ा कमाल है। एंड देन आपका अपना जो प्लान है, इसको भी लेकर कुछ भी कहना चाहें आप? जी, मैं तो चाहूंगी कि और औरतें भी आए, विमेन आए और पार्टिसिपेट इसमें करें, इंकरेज करें इसको, which is very good and it's very exciting when you come here. This is the first time I've come to Skardu as well, and it's a beautiful area. Desert hai, rocks bhi hain, beach mein. It's so beautiful with mountains on the sides. So ये experience is beautiful. जबरदस्त। सरदार साहब, क्विकली आप भी कोई मैसेज देना चाहें? आप, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इवेंट है, उसके साथ साथ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नए ड्राइवर्स जो आप लोग को देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जी नए ड्राइवर्स जो आ रहे हैं वो जरूर यहाँ पे आए, और पुराने ड्राइवर्स के लिए भी। एक तो ये रैली हम तो 250 और 500 किलोमीटर की रैली करते हैं, 75 किलोमीटर रैली है। इट्स एन आइडियल रैली फॉर न्यू ड्राइवर्स, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर ट्रेन हमें दुनिया के कहीं पे नहीं मिलेगा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी जगह है, और गवर्नमेंट। ठीक है सरदार साहब, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू पीपल, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और इस इंटरव्यू के लिए क्रेडिट इन कैमरामैन भाई का भी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से हम तक ये ट्रांसमिशन पहुंचाई। इट वाज वेरी स्मूथ। यस, ट्रू दैट। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सरफरंगा सालाना जीप रैली है, चौथा इसका ये पार्ट है, जिसके अंदर ये दोनों मियाँ बीवी हिस्सा ले रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। दुनिया भर के अंदर इसको फैलाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग यहाँ पे आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं, कॉम्स्टेक ने नाइजीरिया के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ताउन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम क्या है, इसी के हवाले से बात करेंगे आज के सेगमेंट फ्लैग्स में। बहुत अहम आज दिन था, क्योंकि जो कॉम्स्टेक है वो पाकिस्तान की वाहिद इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान चेयर करता है। वो ऐसी सिस्टम का सबसे बड़ा इदारा है और बहुत अहमियत है इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। यही जहन में रहे कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी भी सबसे बड़ी है और नाइजीरिया में इकनॉमिक पोटेंशियल बहुत है, मगर नाइजीरिया में उसके साथ ही बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला है वो हायर एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका पीछे रह जाना है। इस सिलसिले में उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है और यही हमारी ज़िम्मेदारी है कॉम्स्टेक की हैसियत से और बहैसियत मुल्क की हैसियत से कि हम अपना जो एक्सलेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको एक्सटेंड करें नाइजीरिया की तरफ। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत जो नाइजीरियन स्कॉलर्स हैं, स्पेशली जो उनकी ख़वातीन साइंटिस्ट हैं, वो पाकिस्तान आएंगी। वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों में रिसर्च करेंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को लिंक किया जाएगा एक दूसरे के साथ। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टडी विज़िट की, वहाँ जाने की। और जो उससे भी अहम चीज़ है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है कि जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी डेवलप हो गई, जैसे फूड की इंडस्ट्री है, जो डेयरी इंडस्ट्री है। नाइजीरिया को ज़रूरत है हेल्प की कि वो किसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और वो अपने
जो रॉ मटेरियल है उनके पास जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसको यूज़ कर सकें, वैल्यू ऐड कर सकें, प्रिजर्व कर सकते हैं, पैकेजिंग एंड बॉटलिंग कर सकें। तो इस तरह न सिर्फ ये कि तालीम के और सेहत के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारे लिंकेजेस उनके साथ डेवलप होंगे इस प्रोग्राम के तहत। सो जो भी कॉमस्टेक करता है उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, क्योंकि बीइंग ए होस्ट कंट्री पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन हाईलाइट होता है। और ये पाकिस्तान के साइंस डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि पाकिस्तान साइंस के ज़रिए जो लिंकेजेस डेवलप कर रहा है पूरी मुसलमान दुनिया में, उसमें कॉमस्टेक का एक बहुत अहम ताल्लुक़ है। इस तरह जो प्रोग्राम्स हैं वो तो ज़ाहिर इदारों के बीच में होंगे। कॉमस्टेक का रोल तो कैटलिटिक है, हमारा रोल तो ये है बुनियादी तौर पर कि किसी तरह फैसिलिटेट किया जाए। सो इस तरह जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो और उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके रिसर्च के इदारे और हमारे रिसर्च के इदारे, हमारे साइंटिस्ट और उनके साइंटिस्ट, हमारी इंडस्ट्रीज़ और उनकी इंडस्ट्रीज़ लिंक होंगे। इसमें हमारे हेल्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आपको मौका मिलता रहता है इस्लामाबाद में होने वाले इवेंट्स का। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, जैसे निजर में हुआ कि वहाँ 400 से ज़्यादा लोगों की सर्जरी की गई, पाकिस्तानी डॉक्टर्स गए वहाँ, 29 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी। वहाँ से अफ्रीका से 200 आई सर्जन्स आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के लिए। युगांडा में हलाल टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाई जा रही है, वो कॉमस्टेक का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा चार्ड में एक बहुत बड़ा आई कैंप लगने वाला है। हेल्थ का सेक्टर भी कॉमस्टेक के पास है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को मुसलमान दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ और हायर एजुकेशन में हेल्प कर सकें। बिकॉज ये बिल्कुल तय है आज की दुनिया में कि अगर फ़र्क है तरक्की याफ्ता मुल्कों में और तरक्की पजीर मुल्कों में, वो नॉलेज का है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एजुकेशन का, और उसी में हमें एक्सेल करना है। Today's event has been very, very forthright. We are not disappointed. आज की तकरीब बहुत अहमियत की हामिल थी। मैं आपके चैनल के जरिए कॉमस्टेक और कॉमस्टेक की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम नाइजीरिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नाइजीरिया को इस किस्म के प्रोग्राम्स की बहुत जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में नाइजीरिया को हिस्सा देने पर हम बहुत खुश हैं। अल्लाह के करम से नाइजीरियन लोग बहुत मालूमाती हैं। ये प्रोग्राम नाइजीरिया में आने से हमें फायदा होगा। साइंसी शोबे में ताउन करना हमारे लिए एक टास्क है। इससे पूरी मुसलमान दुनिया और दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता ममालिक को भी फायदा पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम लोग किसी को मायूस नहीं करेंगे। ओआईसी और कॉमस्टेक इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि नाइजीरिया में कितनी सलाहियत है। पाकिस्तान और नाइजीरिया के माबेन ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं और इस किस्म की तकरीबात से ये मजीद मुस्तहकम होंगे। And that cordiality is waxing stronger. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एग्जैक्टली, इस वक्त मैच जारी है जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं और मैच इस वक्त थोड़ा टाइट पोजीशन पे चला गया है, थोड़ा पाकिस्तान के लिए एज यूजुअल, मतलब जैसे कहते हैं हार्ट बीट तेज होने का वक्त हुआ चाहता है। सो मैच में ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। 133 पर 5 आउट हैं और इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बाबर भी आउट हो चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं, इफ्तिकार भी आउट हो चुके हैं। तो अभी सारी सिचुएशन इस तरफ जारी है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत तहम्मुल से खेलने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल मैच की सिचुएशन फंसा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन फंस भी सकता है। फंसा नहीं है लेकिन फंस भी सकता है। यस, 21 गेंदों पे 31 रन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास 5 विकेटें बाकी हैं और आसिफ अली साहब एज यूजुअल 1 रन बनाने के बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट वहाँ पे खेल के, जहाँ पे फील्डर लगा हुआ था, बॉल उधर ही आ रही थी,
कैच दे के चले गए और टीम को अंडर प्रेशर दे गए। खैर इस वक्त इफ्तिखार और नवाज खेल रहे जी। नवाज इज प्लेइंग कंपैरेटिवली बेटर इनिंग्स। हैदर अली में थोड़ा सा कलर आज हमें नजर आया, 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हैदर के अंदर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पोटेंशियल नजर नहीं आ पा रहा। पिछले कई अरसे से उनको ये चांस दिया जा रहा है। तो आज उन्होंने बहरहाल 31 रन बनाए, 15 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के लगाए। और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज इस वक्त नॉट आउट हैं एंड ऑल आइज ऑन मोहम्मद नवाज एंड इफ्तिखार। और इस वक्त ये मुनाज़िर चूंकि लाइव आपको नजर आ रहे हैं, तो ये छक्का लगा है पाकिस्तान के लिए। और ये छक्का किसने लगाया ये आप खुद देख लें, क्योंकि हम क्योंकि हमें नजर नहीं आया क्योंकि हम ग्राउंड में नहीं है। इफ्तिखार ने लगाया ये, अच्छा चले फाइनली जी। इफ्तिखार जैसे इफ्तिखार भी परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, अल्लाह करे माशाल्लाह कहते हैं इस टीम में जो परफॉर्म करे उसके साथ लाहौल वाला कुव्वत और माशाल्लाह बोले, क्योंकि कोई पता नहीं है आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इनका कोई पता नहीं चलता। 25 की औसत से इन्होंने रन बनाए, वैसे 141 हो गया है, 5 हो गए हैं। सो ओवरऑल मैच की सिचुएशन ये है जी। अभी हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें हम बात करें डिस्लेक्सिया के हवाले से। जिन बच्चों को जुमला लिखने या लफ्ज़ पहचानने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, डिस्लेक्सिया कहते हैं उसको, और उसमें क्या वजूहात होती हैं, बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज़ इस हवाले से बात करें। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। आज ही हम बात कर रहे हैं डिस्लेक्सिया के बारे में। और डिस्लेक्सिया के ऊपर कई फिल्म्स भी बनी और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जब ये तहकीक किया गया और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुई, जिसके अंदर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे नज़र आते हैं और ये लगता है कि शायद अल्फ़ाबेट्स उनको लिखने नहीं आ रहे, उनको पढ़ने नहीं आ रहे, और हम इस तरह के बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं विद समबडी जो कि शायद पढ़ना नहीं चाहते, उनका जहन नहीं चलता, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको शौक़ नहीं है। वकार साहब, डिस्लेक्सिया को आइड लाइक के अगर थोड़ा सा बेहतर मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बहुत से बच्चे इस वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ये क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स को, स्कूल्स को इस बात की कोई अवेयरनेस नहीं होती, और ऑब्वियसली बच्चा हिमसेल्फ या हर सेल्फ भी कई सालों तक यही सोचता रहता है कि शायद मेरा कोई दिमागी मसला है, या शायद वाकई में मुझसे पढ़ाई नहीं होती है जिसकी वजह से मैं एक्सेल नहीं कर पा रहा, मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है डिस्लेक्सिया? देखिए, मैं अमूमन कहता हूँ कि बच्चों पे जितना जुल्म हुआ है ना, शायद तारीख़ इंसानी में शायद ही किसी पे इतना जुल्म हुआ हो। True. और इन पे जुल्म की एक वजह ये भी है, मैं इसलिए समझता हूँ कि इन पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि ये कोई तंजीम साजी नहीं कर सकते, ये अपनी कोई यूनियन नहीं बना सकते। क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन ख़वातीन के हवाले से, हुकूक़ के हवाले से NGOs काम कर सकती हैं, मजदूरों के हवाले से काम कर सकती हैं, बच्चों के हवाले से तो इनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं होती। चिल्ड्रन राइट्स हमारी सिर्फ किताबों की हद तक है, लेकिन बच्चे खुद जो है, ये जो विक्टिम्स हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से बहुत ही मजलूम तबका है। डिस्लेक्सिया जो है, देखिए इसमें 1930 से ऑनवर्ड जितनी भी तहकीक हुई, अब उसके बाद हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो बच्चे, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जो डिस्लेक्सिक थे, वो ऑफ कोर्स पढ़ाई में, यानी लिखने में, रीडिंग में और अल्फाज में उनके लिए बहुत मुश्किल था। यानी आप यूँ समझिए कि जो सोती असरात हैं, ये साउंड है किसी भी चीज़ की, मतलब कैट है ना, तो का आ टा, यानी ये जो साउंड वो उसके, और जो सिंबल है यानी CAT, इसके दरमियान में वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे अगर कोई एक लफ्ज़ मुझे बताइए, जैसे कोई भी एक लफ्ज़, हाँ, या थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स कर दें ना, बनाना, ये कॉम्प्लेक्स ही कर दें, तो अब कॉम्प्लेक्स जो है उनको वो इस तरह कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। तो वो खैर बहुत सारी, फिर उसके बाद गेम्स ऐसी बनाई गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे इन बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। जो चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एजुकेशनल जो हमारा मॉडल है एकेडमिक, उसके अंदर इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अदरवाइज ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत कमाल लोग, मतलब मैं अगर नाम लेना चाहूँ ना कि डिस्लेक्सिक कौन लोग थे, मिसाल के तौर पे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन नंबर 1, एडिसन, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, ग्राहम बेल, ठीक है, आप नाम लेते चले, मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स जो थे वो ये थे। अगेन अब मसला ये है कि क्या वजह है उनकी। देखिए डिफरेंट वायरिंग है, डिफरेंट वायरिंग से मेरी मुराद ये है कि वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह आप यूँ समझिए कि ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, तख्लीकी हो सकते हैं। और मुझे आइंस्टाइन की एक बात बड़ी खूबसूरत याद आ रही है कि लॉजिक जो है वो आपको A से B में बहुत जल्दी से ले जाता है, A से B, लेकिन जो इमेजिनेशन है वो आपको दुनिया जहान की सैर कराती है, यानी वो A से
सी डी ई एफ मुख्तलिफ जगहों से लेके जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको डिस्लेक्सिक को इस तरह समझिए जिसकी वजह से वो टाइम लगता है उन बच्चों और को। वकार साहब, अगर आपको याद हो तो हमने एक सेगमेंट किया था इंटेलिजेंस के ऊपर और हमने बहुत डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया था कि कैसे इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक पहलू उसका ये नहीं है कि बच्चे को वो रॉट लर्न कितना अच्छा करता है, वो एकेडमिक्स में अपना कितना अच्छा है, हो सकता है कि वो आर्टिस्टिक हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो इस तरह की, जैसे हमने बात की साइंटिफिक लॉजिक्स, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि रास्ते किस तरह से आपको याद रहते हैं, स्पोर्ट्स की जो इंटेलिजेंस है वो सब चीज़ें भी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को या किसी भी शख्स को महदूद कर देना उसकी एक कमी की वजह से या एक वीकनेस की वजह से, जो कि शायद हमें लगता है कि क्योंकि ऑन एवरेज सबकी ही बेहतर होनी चाहिए, हमें लगता है कि इंटेलिजेंस का स्कोर ही इस बात के ऊपर होता है कि किसके नंबर कितने आएंगे, तो इस वजह से हमें लगता है कि डिस्लेक्सिया इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एग्जैक्टली हमारे वो कुछ फिक्सेशंस हैं, कुछ जगहों पे हम फंस चुके हैं। अदरवाइज अगर हम उस हवाले से देखें कि दुनिया जहान में जितनी तरक्की हुई है, जितनी बड़ी इजादात हुई हैं, जितना बड़ा काम हुआ है, वो उसमें अगर डिस्लेक्सिया को शामिल करें कि क्या इन वजूहात की वजह से, डिस्लेक्सिक पीपल की वजह से ही हुआ है, तो आपके लिए बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स इस हवाले से आएंगे कि अगर ये डिस्लेक्सिक ना होते तो मज़े की बात है कि ये वाली चीज़ हो ही नहीं सकती थी। उसकी वजह यह है कि इनका जो ज़िंदगी को या मसाइल को देखने का ज़ाविया निगाह है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो जाता है। हम यानी मैं चाहे जो मर्जी जोर लगा लूँ अपने इस बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रेन में मेरा जो भी इस वक्त है, इसके साथ मैं उस ज़ाविया निगाह तक पहुंच ही नहीं सकता जो डिस्लेक्सिया के शिकार पहुंचते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स होंगी। टेक्सास में जो एक स्टडी है वो आपको ये बताती है कि जो 50% जो कैदी थे जेल में, 50% कैदी वो डिस्लेक्सिया के शिकार थे। अब ये कोरिलेशन बड़ी अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग निकल रही है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि वो बच्चे जो डिस्लेक्सिया के शिकार थे, जो पढ़ाई में, यानी जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, उसमें वो नालायक थे, वो उनको मारा पीटा भी जा रहा था, उन बुलिंग भी हो रही थी। वो जो उसके साथ के बच्चे थे वो उनको कह रहे थे तुम्हें तो अपने नाम पे स्पेलिंग लिखना नहीं आते, उसके अंदर वो इनकी एग्रेशन भी आ रहा था। वो एग्रेशन करते करते वो ड्रॉप आउट में भी, यानी वो स्कूल से निकाल भी दिए गए। उसके बाद करते करते वो एग्रेशन तो ऑलरेडी डेवलप हो गया था, उनके बिहेवियरल इश्यूज हो चुके थे इन वजूहात की वजह से, जिसकी वजह से उनकी आखिरी मंजिल या जो मंजिल है वो कहीं कैद खाना ठहरी या जेल ठहरी। आप सोचिए कि यही बच्चा यहाँ पे अगर इसको डिस्लेक्सिक स्पेशलिस्ट अगर किसी स्कूल में बैठा हुआ है, तो ये बच्चा जो है इसके अंदर पोटेंशियल तो आइंस्टाइन बनने का है, इसके अंदर तो हेनरी फोर्ड या स्टीव जॉब्स बनने का पोटेंशियल है, लेकिन ये कहाँ चला गया? ये जेल के अंदर चला गया है, सिर्फ हमारे उस रवैये की वजह से जिस तरीके से हम डिस्लेक्सिया को देखते हैं। अब एक है पैट जॉन्स जो हैं, अगर आप गूगल कर लें तो आपको बहुत सारी वो सपोर्ट मिल जाती है डिस्लेक्सिया की। अगर आपका बच्चा है इस तरह का तो उसको पढ़ाने के लिए किस तरह की गेम्स होनी चाहिए, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। और बुनियादी तौर पे जो पैट, इनका जो बच्चा था माइक, वो डिस्लेक्सिया का शिकार था और 3-4 स्कूलों से निकाला गया, बिहेवियरल इश्यूज़ हो गए, वो छोटा बच्चा था। उसकी माँ ने उसको जब एनीवे उसको यहाँ तक तो साइकोलॉजिस्ट से जब वो गए तो पता चला कि उनका बच्चा जो है वो डिस्लेक्सिया का शिकार है, लेकिन अब कोई इस वक्त स्कूल में इस तरह की चीज़ नहीं थी, तो उसकी माँ ने खुद रिसर्च की। उन्होंने इतनी रिसर्च की, उसका माँ का कोई साइकोलॉजिस्ट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में उसने इतनी रिसर्च की, उसने फिर नई गेम्स, नई चीज़ें जो हैं वो ईजाद की। वो सारा कुछ ईजाद करने के बाद वो जो माइक है वो उसने लॉ में ग्रेजुएट किया। उसके बाद माइक जो है वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छा एक्सेल, वो बहुत अच्छा रहा तालीम में, लेकिन उसकी माँ की पर्सनल जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से उसके बाद उन्होंने वेबसाइट बनाई। बल्कि ये वही हैं जिनको क्वीन ने, मलका बरतानिया ने OBE जो तमगा होता है वो दिया, मेडल दिया 2015 में। ठीक है, और बहुत अमेजिंग काम है उनका। लेकिन आप सोचिए ना कि वो सिर्फ वही बच्चा अगर उसको इस तरह मारते पीटते रहते हैं, वही सारा कुछ करते रहते हैं, वो बच्चा नहीं। लेकिन उस बच्चे की मोहब्बत में जो कुछ उसने फाइंड आउट किया उन लाइब्रेरीज से, और जो कुछ उस वक्त तक लिखा गया था, जो कुछ उसने इन्वेंट किया, जो ईजाद किया, उसकी जो फ़ायदा है वो आज मिलियंस ऑफ जो बच्चों को पहुंच रहा है। ज़रूरत इजाद की माँ है। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी माँ ने अगर ये सोचा कि मेरे बच्चे की तालीम जो है वो सिर्फ इस बात पे नहीं लिमिट हो सकती है कि वो एकेडमिक्स में कैसे कर रहा है, और उसकी स्कूल जो है वो अगर नहीं उसको उस तरीके से परफॉर्म करवा पा रहा, बेहतर ये है ज़िंदगी के अंदर कि हम अपनी चीज़ों को लेकर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, और मेंटल हेल्थ को या मेंटल डिसऑर्डर्स को एक इस तरीके का आइसोलेटेड सब्जेक्ट या टैबू कॉन्सेप्ट ना बना दें कि हम उसके बारे में बात भी ना कर सकें। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया,
दुनिया के बेहतरीन लोग, दुनिया के सबसे नामवर इन्वेंटर्स जो हैं वो भी कई मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल इशू से जूझ रहे थे, और यही चीज़ उनको एक दूसरे से या दूसरों से मुख्तलिफ कर रही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माइंड मैटर्स। अगली दफ़ा हासिल होंगे विद अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी डिस्कशन हमें सुनने को मिली बच्चों के हवाले से। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। आगे बढ़ते हुए जी, इस वक्त क्रिकेट मैच जारी है क्राइस्ट चर्च के अंदर। फैसला कुन लम्हात आप पहुंचे हैं। वी वो एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान शायद थोड़ा फंस जाए। अगला सेट के मैच फंसा नहीं है लेकिन फंस सकते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मॉर्निंग, आज तो खुश हैं माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। देखिए पाकिस्तान इससे पहले कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, हम आपको ढेर सारी खुशियां दे के भेजना चाहते हैं वर्ल्ड कप से पहले। सलीम भाई, ये वजूहत है। बहुत ये अभी जो होने वाली मिलने वाली फतह है बहुत ज्यादा खुशाइंद होगी पाकिस्तान के लिए। और जो अच्छी चीज देखने में नजर आई कि हैदर अली बहुत उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, हम लोग बहुत तनकीद उनके ऊपर कर रहे थे, लेकिन आज शुरू से ही बहुत अच्छी इनिंग इन्होंने खेली और एक नजर आ रहा था कि वो अपने आप को साबित कर दिखाना चाह रहे हैं। और नवाज जो दोनों मैच, अगर आज का मैच पाकिस्तान जब जीतेगा तो दोनों में पाकिस्तान की फतह का जो मेन जो किरदार है वो नवाज ही है। और जो मिडिल ऑर्डर में हम लोग जो है मसाइल हो रहे थे वो इसी तरह हल किए हैं। पीसीबी की टीम जो टीम मैनेजमेंट है उसने कि जो बैटिंग ऑर्डर में रिशफल किया, नवाज आए, शदाब ने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उससे जो ये टीम के ऊपर एक प्रेशर आया हुआ था कि जी मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही, तो उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट आएगी अपना पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में। और काफी ये फतह जो है पाकिस्तान टीम के काम आई। तो सलीम भाई, क्या ये फाइन मिडिल ऑर्डर है जिस के तहत आज प्लेयर्स को खिलाया गया है? आप इससे मुतमईन हैं या यू स्टिल थिंक, क्योंकि आज कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी है, परफॉर्म कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मसला हल हो सकता है। जो इशू आता है वो ये आता है कि एक प्लेयर जो है वो एक मैच में उसने कर दिए 20-30 रन, उसके बाद 4 मैचों में फिर फ्लॉप हुआ, 5वें मैच में फिर 2 छक्के मार दिए, फिर फ्लॉप हुआ। अगर इसी तरह चलते रहे तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं इसको कैरी करें, यही बैटिंग ऑर्डर रखना चाहिए। लेकिन पता तो पता होती है, अगर जो ये टूर्नामेंट आप जीते हैं, 3 नेशन ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं, क्योंकि मैं अब लाइव नहीं हूँ, आपके साथ हूँ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी चल रहा है मैच, 3 बॉल्स के ऊपर 2 रन रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। सलीम खालिद साहब, बाबर आजम आज उनके रन्स 15 थे 14 बॉल्स के ऊपर, और बाबर से जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी ज्यादा है हमारी हमेशा से, क्या कहेंगे? बाबर चल नहीं पाए, लेकिन अक्सर मैचों में तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बहुत रेयर होता है कि वो फ्लॉप होते हैं। तो अच्छा है ना, बाबर एक आध मैच में फ्लॉप हुए तो हमें अपने मिडिल ऑर्डर को चेक करने का मौका। सलीम साहब, ये तो हम आजमाइश आ रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये मैच जो है पाकिस्तान ने जीता है, और ये नो डाउट पाकिस्तान के लिए जीत बहुत जरूरी थी आइंदा आने वाले वक्त के लिए। और आज जिस तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, वो भी एक हौसला अफजा बात है। सलीम साहब, मैच जीत गए, क्या कहेंगे? खासतौर पे जो अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में हम जीते हैं, कंडीशन में इतना फर्क नहीं है, तो ये चीज काफी काम आएगी पाकिस्तान के। अब 2 वार्म अप मैच भी हैं, उनमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन आफरीदी भी जो है, जैसे बताया इमरान ने ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड को, तो एक तगड़ी टीम पाकिस्तान की बन जाएगी। बैटिंग में इश्यूज हैं और होपफुली वो हल होने चाहिए और हो जाएंगे। आज के मैच की सबसे खास बात है वो ये है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि बाबर और रिजवान जितवाते हैं, वो आउट हो तो हम नहीं जीत पाते, तो आज तो रिजवान मौका मिल गया आज आपके ये कहने का। आज मिडिल ऑर्डर ने आपको थोड़ा सा खुश कर दिया। अच्छा, बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी और सच्ची बताऊं बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए कि हमारे 3 जो स्टार यंगस्टर्स ही हैं अभी, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और नसीम शाह हैं, यही कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं हमारे पेस अटैक का इन वर्ल्ड कप। सलीम साहब, बिल्कुल, और दुनिया डरी हुई है इस पेस अटैक से। काफी लोग, जैसे गौतम गंभीर का कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि शाहीन के खिलाफ इंडिया को सिर्फ डरना नहीं है कि भाई बचो, उससे रन्स भी बनाने हैं। उससे पहले और कुछ प्लेयर्स हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आ रहे थे, मतलब उनकी हवास पे सवार हो चुकी है पाकिस्तानी टीम। और इंडियन टीम जो है वो तो अभी हारी भी है ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एक टूर मैच हारी, इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं जितनी पहले होती थी। पाकिस्तान यहाँ पे जीत के जा रहा है तो कॉन्फिडेंस तो आसमानों पे छू रहा होगा और इसका फायदा उठाना चाहिए। अख्तर साहब को अपनी स्टेटमेंट के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शायद अगले मरहले में भी प्रोसीड ना करें। नहीं इमरान, देखिए स्टॉक एक्सचेंज होता है ना जिस तरह,
कभी इधर चले जाता है, कभी इधर चले जाता है। उस हवाले से तो कौमी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी है, कभी इधर कभी इधर। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जैसे अभी जीते हैं तो बिल्कुल तारीफें बनती है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और शोएब अख्तर गलत साबित हो तो पूरे पाकिस्तान को उसमें खुशी होगी। जाहिर हम तो चाहते हैं हमारी टीम आगे जाए। शोएब अख्तर खुद भी चाहते होंगे कि वो गलत साबित हो। थोड़ी जज्बाती है जरा वो तो। हाँ, वो थोड़ी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन स्टिल जी वी होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी तैयारी को भरपूर रखे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिद, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर जो T20 सीरीज है उसका चैंपियन तो बन गया, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप चूंकि आने वाला है उसके लिए टीम की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कौमी रेसलर जनाब अकरम खान न्याजी साहब के साथ। अक्सर हम एक जुमला कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा करे, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करे दुनिया भर में, और हमारे शो का हिस्सा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनका तारुफ आपसे सबसे पहले कराते हैं। इन्होंने बल्गारिया में जो मुनक्किद हुई वर्ल्ड वेटरन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 130 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया। इनका मुकाबला हंगरी के जुल्तन फजूनी, मैं आई होप के नाम से ही ले रहा हूँ, उनसे इनका नाम मुकाबला था और उनको हराकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इनकी जर्नी बड़ी दिलचस्प है। इनकी जर्नी ये है कि अपने बेटे को ये रेसलिंग के अंदर लेके आना चाहते थे। पहले तालीम के शोबे से वाबस्ता थे और बेटे को रेसलर बनाते बनाते खुद इनको पता चला कि वेटरन रेसलिंग भी होती है, एंड देन इन्होंने हिस्सा लिया और फिर जीत के भी आए। बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है। न्याजी साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम टू द शो जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। बहुत ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है और बड़ा अच्छा लगा हमें आपको बुलाकर। कैसा रहा ये सफ़र, क्या था ये और कैसे शुरू हुआ? ये बहुत खूबसूरत रहा, बड़ा अच्छा था, बड़ी मोहब्बतें मिली और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखा। बड़ा अच्छा था। और इसका सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मैं बेटे को वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग पे लेके जा रहा था, क्योंकि मैं खुद इंजर्ड हो गया था। अच्छा। आज से 18 साल पहले। तो उसको मैंने स्टार्ट ही पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग से कराया, रेसलिंग से। अब वो पाकिस्तान चैंपियन है, इंटरनेशनल रेसलर है। अमेरिका में हमारी फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात भी हो गई थी। अच्छा। तो इस दौरान सर्चिंग में पता चला कि वर्ल्ड में बड़ी उम्र के मुकाबले भी होते हैं। तो मैंने मतलब मैं पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार था कि अंदर छुपा हुआ था एक रेसलर। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। 2019 में मेरी एंट्री ना जा सकी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि हैमर थ्रो जो मैंने 30 साल पहले छोड़ दिया था, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियन होकर और जूनियर चैम्पियन होकर, उसको मैंने शुरू किया। तो वह उसको मैंने देखा कि ये जो है अपना थर्ड को मैं एशिया को कवर कर सकता हूँ। तो जब मैं 2019 में दिसंबर में गया यहाँ से, तो 103 के बुखार पे था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने अल्लाह अकबर के नारे के साथ थ्रो की और स्टेडियम में जितने मुसलमान थे, जितनी टीमों में, सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वाह वाह। और मैंने गोल्ड जीता। और मंगोलिया सेकंड था, श्रीलंका थर्ड था। इंडिया के चारों प्लेयर्स किसी उसमें नहीं थे। वाह। और आप अकेले थे वहाँ पे? अकेला था, मैनेजर भी खुद था, कोच भी खुद। ये ऑब्वियसली इस उम्र में आपने अपने लिए ये ऑब्वियसली जो आपका एक पैशन था आपने उसको दोबारा से रिवाइव किया, लेकिन इस उम्र में अपने आप को फिट रखना, क्योंकि आप उस नियत से तो नहीं कर रहे थे ट्रेनिंग या सारा कुछ कि आपने खुद भी जाना है, तो क्या आप अपने फिर आपने जब अपने लिए सोचा कि आपने जाके वर्ल्ड में मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तो आपने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को, अपनी फिटनेस को किस तरह से मेक श्योर किया? और ये बड़ा अच्छा होता है, अल्लाह ताला जो आपको रास्ते दिखाते हैं ना, उसमें खैर के पहलू होते हैं। अभी मैंने जब रेसलिंग की तैयारी शुरू की, को कि मैं अपनी तैयारी से मुतमईन नहीं हूँ, जो मुझे करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका। कोई रुकावटें आ गई, जैसे सोशली होती हैं हमारे, उसमें मामलात होते हैं। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे गया, तो अभी रेसलिंग में तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसको पहले ही मिनट में मैंने पॉइंट भी ले लिए, फॉल भी कर लिया। और ट्रेनिंग जो है, अब मुझे तो कोई एज का डिफरेंस महसूस नहीं होता। नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर जी, मैं तो कहता हूँ इसका जो है ना जी। और उसमें फिर अगली बात है, अल्लाह की रहमत हो तो सारी चीज़ें दुरुस्त। अच्छा, जो यंग रेसलर्स होते हैं अकरम साहब, वो तो बड़े एग्रेसिव भी होते हैं, यू नो, व्हेन बाउट स्टार्ट होता है उससे पहले एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से से देखते भी हैं, लड़ भी पड़ते हैं कुछ फॉर मीडिया स्टंट्स, लेकिन एग्रेशन होता है, बहरहाल एग्रेशन होता है तो फाइट होती है या मुकाबला होता है। तो आप की कैटेगरी के जो रेसलर थे, क्योंकि इसे मतलब उम्र के हिस्से में बंदा काम भी हो जाता है ना, स्ट्रेटजी से ज़्यादा काम लेता है, तो वो एग्रेशन मौजूद था कहीं ना कहीं इस
मुकाबले से पहले, या नहीं यू वर काम एंड कूल एंड टेक्निकली आप मारना चाहते थे? मोहब्बत का जो अंसर था ना एक दूसरे के लिए, वो तमाम जितने प्लेयर्स आए हुए थे सब पे गालिब था। मैंने जब वहाँ से फ़ोन पे बेटे से बात की, मसब अकरम नियाज़ी मेरे बेटे, वो भी अब विजन रखता है, तो उसने कहा बाबा इस उम्र में जो खेलते हैं बंदे वो आम बंदों से ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे लोग होते हैं, तभी वो खेल रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे मोहब्बत का इतना अंसर गालिब था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कि जॉर्डन से जब मेरा कंपटीशन था, रसल उनके डॉन रसल उनके जो कोच थे, उन्होंने जब मुझे अकेला देखा, हमारी 2 मुलाकातें गपशप हुई। उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर जाजो को कहा कि आप उसके कोच बने, जॉर्डन के प्लेयर के, और मैं इस अकरम नियाज़ी के साथ आता हूँ, तो वो मेरे एज ए कोच बन के मेरे पास बैठे। लवली। अच्छा, ये ऑब्वियसली आपने अब अपना जर्नी स्टार्ट, अब आगे आपका क्या प्लान है? आपने इसको कंटिन्यू तो कर लिया दोबारा से, अब कहाँ जाना है? इंशाल्लाह अगले साल यूनान में हो रहे हैं। मेरे नसीम ज़ादे खैल दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं। वो पिछले साल भी यूनान में था, मेरा इंतज़ार करते रहे थे, मुझसे कोताही हुई, मैं वीज़ा के लिए लेट पहुँचा, तो इस साल वो मेरे इंतज़ार में है, तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और गोल्ड भी करूंगा। इंशाल्लाह। कोई सपोर्ट भी मिली है आपको हुकूमत की तरफ से, फाइनेंशियल किसी किस्म की? सेल्फ फाइनेंस पे गए। अभी भी सेल्फ फाइनेंस? अभी भी सेल्फ फाइनेंस। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कुछ कहना चाहें? इसमें मैं ज़रा इसमें सुस्त हूँ कि दफ्तरों के चक्कर लगाने में, अगर लगाऊं तो मिल सकता है। मेरे दोस्त के शागिर्द जो थे बेटे अनायतुल्लाह पठान, वो अंडर 17 में हुए थे तो उनको मिला था। अभी इमरान खान तक मैंने मैसेज तो भिजवाया था जब 2019 में जीता था, तो मैसेज शायद उन तक नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारे पाई ख्याल हल्के से ही हैं वो, जो हमारा भाई गाँव है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में आप हमारे हीरो हैं, और हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, आपकी रिस्पेक्ट हम पे फ़र्ज़ है बीइंग पाकिस्तानी, और आपने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। मेडल बल्कि इनके गले में मौजूद भी आप देख सकते हैं विद दिस ग्रीन ब्लेजर, और मेडल पाकिस्तान के लिए जीतना, आई थिंक ये एजाज़ अल्लाह ने कुछ किस्मत लोगों और मेहनती लोगों के मुकद्दर में लिखा होता है। रकरम साहब उसमें से एक हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाएंगे। रेजिन आर्टिस्ट, बेसिकली ये एक आर्ट की फॉर्म है। हमारे साथ ये आर्टिस्ट मौजूद है रमशा जहांगीर, जो लकड़ी और शीशे पर इस रेजिन से प्लास्टिक, जिसको आप कह सकते हैं दिलकश शाहकार बनाती हैं। ख़ास जो कह लें बहुत ही खूबसूरत ये आर्ट की फॉर्म है, और आजकल ख़वातीन में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि वो घर पर बैठकर रेजिन आर्ट के ज़रिए अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकती हैं। रमशा ने बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी से ही फाइन आर्ट्स में पेंटिंग में मास्टर्स किया है, और बतौर ड्राइंग टीचर एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हैं। उसके साथ साथ ये अपने शौक़ को भी घर पर रहकर पूरा कर रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रमशा, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। रमशा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमशा, अपनी ये जो आर्ट की, मुझे तो बेसिकली रेजिन आर्ट बहुत पसंद है और ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, और अब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले इस आर्ट की फॉर्म के हवाले से मेरे देखने वालों को बताएं। जी, रेजिन आर्ट जो है बेसिकली ये केमिकल है जिसके अंदर हम हार्डनर को मिक्स करते हैं और वो एक शीशा प्लास्टिक बन जाता है, जिसे आप अपना कोई भी आर्ट वर्क करके उसके ऊपर ये रेजिन पोर कर देते हैं तो वो चीज़ प्रिजर्व हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं इस रेजिन आर्ट से। तो जैसे कि कोई आपके प्रीशियस फ्लावर्स होते हैं, लड़कियां अपनी शादी के गजरे वगैरह वो कराती हैं, उसके ऊपर आप ये रेजिन पोर करें तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। तो मेरा बेसिकली पेंटिंग में मास्टर्स है, तो मैं पेंट करती हूँ पहले, उसके ऊपर ये रेजिन पोर कर देती हूँ, तो अपने आर्ट को मैं प्रिजर्व कर देती हूँ इस तरह। हाँ जी। और इसकी लाइफ कितनी होती है, मतलब ज़्यादा होती है लाइफ? हाँ जी, ये मतलब ये ख़राब नहीं होगा अगर आपने इसको सिर्फ हीट से ज़्यादा बचाना है, क्योंकि हीट में ये फिर मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट में, तो उससे बचाना है, बाकी तो ये लाइफ टाइम। यूजुअली किसी फीमेल का क्रिएटिव होना कोई बहुत मामूली गैर मामूली बात नहीं है। मोस्टली फीमेल्स आर क्रिएटिव अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर, लेकिन ये एक डिफरेंट फील्ड है, या ये एक डिफरेंट आर्ट है जो हमने देखा इससे। तो इसकी तरफ कैसे आई आप? किसी को करते हुए देखा या खुद से ख्याल आया? शौक तो मेरा मतलब आर्ट को प्रमोट करना है मैंने, तो जो भी आर्ट आ जाए, जैसे कि कोई भी नया आर्ट आता है उसको मैं लाजमी टच करती हूँ। जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये तो जनरली है ना, लेकिन कोई भी नया आर्ट आता है, जैसे पेबल्स पे मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं,
कुछ पेंटिंग्स मैंने जो है इसी तरह पॉइंटर वर्क करती हूँ, पेंट में करती हूँ। तो रेजन आर्ट जो है वो भी इसी तरह, जब मुझे रेजन आर्ट का पता लगा तो मैंने फिर इसी को अंदर वर्क करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद अब माशाल्लाह मेरा ऑनलाइन बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। अब ऑब्वियसली ये स्क्रीन पर हमारे स्टूडियो के अंदर भी रमशा के कुछ पिक्चर्स फनपारे मौजूद हैं और कुछ ये एक्सप्रेसो का भी बनाकर हमारे लिए लेकर आएंगे, ये भी दिखाइएगा। ये भी रेजिन आर्ट है, चेक कराइए, फुल स्क्रीन पे चेक कराएं। हाँ जी, ये इन्होंने हमारे लिए स्पेशली तैयार किया है। दिस इज वेरी क्लोज टू रमशा, ये बहुत खूबसूरत है। और ये तो आपने पेंटिंग्स और इन फनपारों की बात की, नॉर्मली फर्नीचर में भी रेजिन आर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है। फर्नीचर में मैंने मैंने फर्नीचर में टेबल्स बनाया, बहुत वो जो हैं बहुत अच्छे सेल आउट हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर, उसमें आर्ट वर्क हुआ है। टेबल तो नॉर्मली होते हैं लेकिन उसके अंदर जो आर्ट वर्क है, जैसे मैंने ओशन वेव्स बना के उसके अंदर सी शेल्स डाल के तो ऊपर रेजन पोर करती हूँ, वो एक बहुत ही यूनिक आर्ट पीस बन जाता है। ज़बरदस्त। तो रमशा, ये आप ऑनलाइन इसको करती हो, किस तरह का रिस्पॉन्स आया है अब तक? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरा अपना एक मैंने ब्रांड लॉन्च कर लिया आर्ट एंड डेव के नाम से। तो वो मेरा हर जगह, इंस्टाग्राम फेसबुक पे है? जी, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है और इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस भी अमेज़न वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपने रीच किया है इंटरनेशनल मार्केट को भी थ्रू ऑनलाइन? क्या जी बिल्कुल। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इंटरनेशनली जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। हाँ जी, बल्कि वही मेरा प्रायोरिटी, तो मेरा मोटिव जो है वो है आर्ट को प्रमोट करना। वो इंटरनेशनली हो रहा है। जो हमारी बच्चियां कॉलेज टाइम के अंदर या स्कूल टाइम के अंदर उनके अंदर जो शौक होता है और वो उसमें बहुत अच्छी भी होती है, जैसे पेंटिंग है, दीगर शौक है, उनको वो जिंदगी में बहुत सीरियस नहीं लेती और उनका फोकस एक चीज़ पे फिक्स कर दिया जाता है कि आपने शादी करनी है, आपने घर बसाना है। लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। आपने कहा कि आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उसके साथ भी आप कर रही हैं। तो आपके लिए क्या ये आसान था करना? किसी से मोटिवेशन मिली कि बेटा आप वो भी करो, ये भी करो, या फिर खुद से ही कि नहीं मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी चलानी है, अपनी फैमिली लाइफ भी चलानी है? आपको जब शौक होता है किसी चीज़ का तो आपने खुद उसको लेके आगे चलना होता है। तो मेरा जिस तरह मेरी लाइफ बहुत बिजी है, जॉब भी करनी है, हर चीज़, तो उसके साथ आपको जब खुद मैनेज करना है कि आपने आर्ट वर्क भी करना है, उसे वो मेरे लिए तो एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो मियाँ घर की जिम्मेदारी, वही बात है कि मैनेज करना पड़ेगा। मेरे लिए आर्ट जो है वो एक फ्यूल का काम देता है, तो मेरे लिए मैं तो उसी से ड्राइव करती हूँ। अच्छा रमशा, अब ऑब्वियसली आप जिस तरह से कर रही हो, आगे इसको सिखाने का भी प्लान है या आप सिखा रही हो? क्योंकि ये वो आर्ट है जो आप आगे भी क्लासेस पे भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं इस जी बिल्कुल। मैंने अभी पिछले ही दिनों मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेशंस दिए हैं रेजन आर्ट पे, तो इंशाल्लाह मैं अब ऑनलाइन क्लासेस भी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात है, बाकी इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आना है कि ऑनलाइन क्लासेस दिया करूँगी मैं इसकी ट्रेनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके भी देख रहे होंगे, फिर आप जहाँ पे पढ़ाती हैं वो भी आपको देख रहे होंगे। कोई मैसेज देना चाहें इस आर्ट को लेके स्पेसिफिकली, क्योंकि आप तो ये बहुत ज़्यादा इसमें लोगों का इंटरेस्ट है। रेजन आर्ट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि मैं इनको मोटिवेट करूँ स्टूडेंट्स को कि वो सिर्फ इसको घर तक महदूद ना रखें, इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेके आएंगे। आप छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, आप ज्वेलरी मेकिंग कर लें, आप बहुत बड़ा स्टार्टअप आप उससे करें और उसमें प्रैक्टिस करते जाएं और इंशाल्लाह आप प्रोफेशनल इसको लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रॉफिटेबल है। थैंक यू वेरी मच रमशा, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके और आप बहुत ही एम्पावर्ड खातून है। आप जॉब की अपने पैशन को भी परसू करती हैं और रेजन आर्ट एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट की फॉर्म है। अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च का मौका मिले आप इसको पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा आर्ट है। और रमशा हमारे साथ मौजूद थी जो अपने इस आर्ट को लेके अपने शौक को पूरा कर रही हैं। प्रोग्राम का वक्त हुआ। बिल्कुल, हमारी आखिरी मेहमान आज की रमशा ही थी। वंस अगेन थैंकिंग टू यू ऑल, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी मंडे को। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।